हेलो स्टूडेंट, माधव ग्रुप ऑफ ITI ऑनलाइन क्लासेस में आपका पुनः स्वागत है। हम लोग इलेक्ट्रिशियन ट्रेड थ्योरी पढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रिशियन ट्रेड थ्योरी में हम पढ़ रहे हैं विद्युत मापक यंत्र। विद्युत मापक यंत्र के 5 लेक्चर हमारे पीछे हो चुके हैं, जिसमें हम विद्युत मापक यंत्र में कौन कौन से टाइप होते हैं, कौन टार्क होते हैं, फिर मूविंग आयरन, मूविंग कॉयल, एमीटर, वोल्ट मीटर, उसकी रेंज को बढ़ाना, और एनर्जी मीटर, वाट मीटर, ये सब चीज़ें पीछे पढ़ चुके हैं। आज हम लोग एक नया यंत्र पढ़ने जा रहे हैं जो कि हमारा है मैगर। तो देखिए ये मैगर क्या है। मैगर जो होता है ये हमारे इलेक्ट्रिकल सेक्शन का एक इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट होता है। इसका जनरली हम उपयोग करते हैं हाई रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए। हाई रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, मैगर का उपयोग करते हैं। हाई रेजिस्टेंस क्या? हाई रेजिस्टेंस मतलब कि जब आपका प्रतिरोध जो रेजिस्टेंस जो होते हैं जो 3 तरह के होते हैं। एक होता है हमारा लो प्रतिरोध, दूसरा होता है मीडियम प्रतिरोध, और तीसरा होता है हाई प्रतिरोध। ठीक है, प्रतिरोध हम 3 भागों में डिवाइड करके रखते हैं। ठीक, तो लो प्रतिरोध जो होता है वो हमारा 0 से लेके 0.1 से लेके कहाँ तक, 1 ओम तक होता है। ठीक है, कहाँ तक लेते हैं हम, 0.1 से लेके 1 किलो ओम तक। ठीक, फिर मीडियम प्रतिरोध जो होता है वो 1 से लेके 1 किलो ओम से लेके कितना, 100 किलो ओम तक। ठीक, और ये जो होता है कि 100 किलो ओम से ज़्यादा का जो प्रतिरोध होता है वो हमारा क्या होता है, हाई प्रतिरोध। यानी समझ कहें कि ये हमारा मेगा ओम की रेंज में होता है। किस रेंज में, मेगा ओम की। तो ये जो मैगर होता है हाई प्रतिरोध, इस प्रतिरोध को नापता है, यानी मेगा ओम की रेंज वाले प्रतिरोध को नापेगा। ठीक है, एक तो काम ये हो गया कि ये हाई प्रतिरोध मेगा ओम वाली रेंज प्रतिरोध को मापेगा। ये क्वेश्चन पेपर में हमेशा पूछा जाता है कि उच्च प्रतिरोध को नापने के लिए निम्न में से किस प्रकार के यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो हाई प्रतिरोध हमेशा किससे नापा जाता है, मैगर से नापा जाता है। ठीक, साथ ही साथ ये क्या करता है, ये इंसुलेशन प्रतिरोध को नापता है। ठीक है, किसको नापता है, इंसुलेशन प्रतिरोध को नापता है। फिर इसमें ये मैगर का मैंने एक आंतरिक संरचना बना के रखी। तो मैगर में होता क्या है, वही चीज़, एक करंट कॉइल होती है, एक प्रेशर कॉइल होती है, एक हमारा यहाँ पे हस्तचलित जनरेटर होता है। क्या होता है, हस्तचलित जनरेटर। हस्तचलित मतलब हाथ से चलाने वाला जनरेटर। ठीक है, तो इस जनरेटर की जो स्पीड होती है वो कितनी होती है, 160 RPM। मतलब हम उसको 160 RPM की स्पीड से घुमाएं। RPM मतलब रिवॉल्यूशन पर मिनट। 1 मिनट में 160 चक्कर की स्पीड से इसको हाथ से घुमाना पड़ता है। ठीक, तो ये क्या करता है, जनरेटर 500 वोल्ट का DC जनरेट करता है। ठीक है, ये होता है जनरेटर का काम। अब इसमें क्या होती है, एक करंट कॉइल होती है। ठीक, आपको पता है करंट कॉइल के बारे में कि करंट कॉइल क्या होती है, मोटे तार की बनती है। मोटे तार कम लपेट की बनती है, और इसे हमेशा हम किससे जोड़ते हैं, लोड के श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। ठीक है, तो लोड के श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो इस कॉइल में जो टार्क बनेगा वो क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लोड करंट। लोड के श्रेणी क्रम में है तो श्रेणी क्रम में लोड की जो धारा होगी वही इसमें टॉर्क को उत्पन्न कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी। ठीक है, दूसरी जो कॉइल होती है हमारी क्या होती है, प्रेशर कॉइल, या जिसको हम क्या, मूविंग कॉइल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, प्रेशर कॉइल, या इसको हम क्या कहते हैं, मूविंग कॉइल भी कहते हैं।
और इसको कौन क्या कहते हैं, इसको फिक्स्ड कॉइल कहते हैं। ये सब चीज़ें तो बार बार वही वही चीज़ें पढ़ रहे हैं तो अब तो याद हो जानी चाहिए। ठीक है, तो ये प्रेशर कॉइल कहाँ रहती है? प्रेशर कॉइल हमारी लोड के समांतर क्रम में सप्लाई से जुड़ी होती है। ठीक है, तो सप्लाई से जुड़ी है समांतर क्रम में, तो सप्लाई स्रोत का जो वोल्टेज होगा, यहाँ से हमारी क्या है, ये सप्लाई। ठीक है, ये देखिए ये हमारी क्या है, ये एक प्रेशर कॉइल है, इसको हमने कहा है ये हमारी प्रेशर कॉइल है। इस प्रेशर कॉइल को हमने दो भागों में बांट दिया। ठीक है, तो एक भाग को हम सीधे यहाँ से जोड़ देते हैं, दूसरे भाग को सप्लाई से। तो जो प्रेशर कॉइल होती है वो लोड के समांतर क्रम में सप्लाई से जुड़ी होती है। तो प्रेशर कॉइल में जो टॉर्क बनता है वो सप्लाई वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये दो चीज़ हम पढ़ के आए पीछे कि करंट कॉइल लोड के श्रेणी क्रम में, तो उस पर जो टॉर्क आएगा वो किसकी वजह से आएगा, लोड करंट, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टॉर्क। फिर दूसरी चीज़ प्रेशर कॉइल या पोटेंशियल कॉइल, तो ये लोड के समांतर क्रम में सोर्स से जुड़ी होती है। ठीक है, तो इसमें जो टॉर्क आएगा वो सोर्स वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, अब इसमें हम दो काम और करते हैं। ये जो प्रेशर कॉइल होती है, तो प्रेशर कॉइल के श्रेणी क्रम में एक उच्च मान का प्रतिरोध लगा लेते हैं, और जो करंट कॉइल होती है, इस करंट कॉइल में निम्न मान का एक प्रतिरोध लगा लेते हैं। तो ये हमारा था क्या, इसका कंस्ट्रक्शन था। ठीक है, क्या था हमारा कंस्ट्रक्शन था। क्या कहा हमने, मैगर में एक जनरेटर होता है जो कि हस्तचालित जनरेटर होता है, जिसे हम 160 आरपीएम की स्पीड से घुमाते हैं। ठीक है, और ये जनरेटर क्या करता है, 500 वोल्ट डीसी जनरेट करता है। ठीक है, फिर दो कॉइल, एक करंट कॉइल एक प्रेशर कॉइल। करंट कॉइल कम मोटे तार से कम लपेट द्वारा बनती है, जो कि लोड करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टॉर्क। ठीक, प्रेशर कॉइल लोड के समांतर क्रम में स्रोत वोल्टेज से जुड़ती है, तो उसमें जो टॉर्क बनता है वो स्रोत वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। प्रेशर कॉइल को एक उच्च मान के प्रतिरोधक से जोड़ देते हैं और करंट कॉइल को एक निम्न मान के प्रतिरोधक से जोड़ देते हैं। ठीक है, अब ये जो होता है, तो इसमें ये जो होता है, तो ये डायनमोमीटर के सिद्धांत पर कार्य करता है। कौन, मैगर हमारा किसमें, डायनमोमीटर के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ देखते हैं, यदि जब हम हैंडल को घुमाते हैं, तो हैंडल जब घुमाते हैं 160 आरपीएम की स्पीड से, तो ये डीसी जनरेटर क्या करता है, वोल्टेज जनरेट करता है। ये वोल्टेज जाता है हमारा सप्लाई करंट कॉइल, प्रेशर कॉइल। तो प्रेशर कॉइल में वोल्टेज और करंट कॉइल में करंट, दोनों के बीच इंटरेक्शन होता है, तो उनके इंटरसेक्शन से एक डिफ्लेक्टिंग टॉर्क उत्पन्न होता है, और ये डिफ्लेक्टिंग टॉर्क ही क्या करता है, पॉइंटर को स्केल पे घुमाता है। आई बात समझ में, करंट कॉइल की करंट और प्रेशर कॉइल की वोल्टेज, दो फील्ड आएंगे यहाँ पे, दोनों फील्ड के इंटरेक्शन से एक डिफ्लेक्टिंग टॉर्क उत्पन्न होता है, जो कि पॉइंटर को स्केल पर घुमाने का कार्य करता है। ठीक, अब देखते हैं कि होता क्या है। जब ये आपकी जो स्केल होगी उसमें 0 से लेके इन्फिनिटी तक का रीडिंग रहेगा, 0 और इन्फिनिटी। तो जब स्केल आपकी क्या इन्फिनिटी रीडिंग पे दिखाएगी, जब ये पॉइंटर स्केल पे इन्फिनिटी अनंत मान को दर्शाता है, तो उस समय जो अचालक प्रतिरोध होता है वो क्या होता है, बहुत हाई होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछते हैं, यदि मैगर में की स्केल अनंत दिखाए, अनंत मान को दर्शाए, तो इंसुलेशन प्रतिरोध या अचालक प्रतिरोध होगा, तो क्या होगा, वो अपने अधिकतम मान को दर्शाएगा, मतलब हाई वैल्यू को दर्शाता है। ठीक, यदि ये स्केल में ये पॉइंटर 0 मान को दर्शाए, ये पॉइंटर क्या रहे, 0 पे रहे या 0 मान को दर्शाए, लो रहे, तो क्या होगा, इंसुलेशन प्रतिरोध लो होगा। ठीक, मतलब हाई पे इनफाइनाइट को दर्शाएगा और लो पे 0 को दर्शाएगा।
तो ये दो कंडीशन होती है, ठीक है। और यहीं से आप क्या करेंगे कि किसी चीज़ की कंटिन्यूटी भी चेक कर सकते हैं। इस मैगर के द्वारा किसी चीज़ की कंटिन्यूटी भी चेक कर सकते हैं। कैसे? जब ये अनंत दिखाएगा तो मतलब प्रतिरोध क्या है? हाई। अब प्रतिरोध हाई है तो मतलब क्या? प्रतिरोध हाई है तो क्या सर्किट क्या है? ओपन रहेगा, ठीक है। प्रतिरोध हाई है तो यहाँ पे क्या परिपथ आपका ओपन रहेगा, परिपथ ओपन रहेगा होगा, ठीक है। फिर दूसरा, यदि स्केल जीरो रीडिंग दिखाएगा तो जीरो रीडिंग मतलब प्रतिरोध लो। अब प्रतिरोध लो मतलब परिपथ क्या है? शॉर्ट रहेगा, परिपथ क्या रहेगा? शॉर्ट रहेगा। तो इस मैगर के द्वारा आप क्या कर सकते हैं कि किसी परिपथ की कंटिन्यूटी को भी चेक कर सकते हैं। तो ये इसके तीन काम क्या? एक तो हाई प्रतिरोध को नापता है, दूसरा इंसुलेशन प्रतिरोध को नापता है, किस केबल के इंसुलेशन प्रतिरोध को नापता है। इंसुलेशन मतलब आचालक, इंसुलेशन मतलब आचालक प्रतिरोध को नापता है। फिर तीसरी चीज़ कि ये किसी भी परिपथ की कंटिन्यूटी को भी चेक करके बता देता है, ठीक है। तो ये चीज़ें बातें समझ में आई। इसके बाद हाई प्रतिरोध कौन सा प्रतिरोध? मेगा ओम की रेंज वाला प्रतिरोध नापता है, ठीक है। इसमें कोई कंट्रोलिंग टॉर्क नहीं होता। ये जो कॉइल्स होती हैं ये कॉइल ही कंट्रोलिंग टॉर्क को उत्पन्न कर लेती हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा कंट्रोलिंग टॉर्क के लिए हमें किसी मैकेनिज्म की आवश्यकता नहीं होती है। ये जो कॉइल्स होती हैं ये कॉइल ही क्या करती हैं? कंट्रोलिंग टॉर्क को उत्पन्न करती हैं। फिर यहाँ पे हम एक एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? एक एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग इस्तेमाल की जाती है और करंट कॉइल और प्रेशर कॉइल होती है। तो ये होता है हमारा क्या? मैगर होता है, ठीक है। समझ में आई कहानी मैगर की? तो एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं और हमेशा पूछे जाते रहेंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या है? मैगर था। अब मैगर के बाद हम आते हैं इतनी सी बात अगर आपको समझ में आई तो ये बस इतना जितना हमने आपको बताया है मैगर में इतना आप पढ़ते रहिए। यही कि एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। मैगर है, मैगर का उपयोग क्या होता है? अचालक प्रतिरोध को नापना या उच्च प्रतिरोध को नापना, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि ये किसी परिपथ की कंटिन्यूटी को चेक करता है, ठीक है। तो इसमें क्या होती है? एक जनरेटर होता है हस्तचलित, जिसे हमें 160 के आरपीएम स्पीड से घुमाना पड़ता है। आरपीएम मतलब रिवॉल्यूशन पर मिनट, चक्र प्रति मिनट, ठीक है। एक मिनट में 160 के चक्कर से घुमाते हैं तो ये 500 वोल्ट का डीसी जनरेट करता है। इसमें एक करंट कॉइल होती है, एक प्रेशर कॉइल होती है। करंट कॉइल मोटे तार की कम लपेट से बनती है, ठीक है, और ये हमेशा लोड के श्रेणी क्रम में लगी होती है। तो इसमें जो टॉर्क आता है वो टॉर्क लोड करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। दूसरी कॉइल होती है हमारी प्रेशर कॉइल, जिसे हम मूविंग कॉइल भी कहते हैं। ये प्रेशर कॉइल लोड के समांतर क्रम में स्रोत वोल्टेज से जुड़ी होती है। तो इस पे जो टॉर्क आता है वो हमेशा इसके स्रोत वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। अब प्रेशर कॉइल के श्रेणी क्रम में एक उच्च मान का प्रतिरोध लगा लेते हैं और करंट कॉइल के श्रेणी क्रम में एक निम्न मान का प्रतिरोध लगा देते हैं, ठीक है। अब जब हम हैंडल घुमाते हैं तो वहाँ पे 500 वोल्ट का डीसी सप्लाई आती है। ये डीसी सप्लाई से करंट कॉइल का में जो टार्क होता है वो लोड करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और प्रेशर कॉइल का जो है वो सप्लाई वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। अब होता क्या है कि इन दोनों के इंटरेक्शन से एक टॉर्क उत्पन्न होता है जो हमारा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होता है और इस पॉइंटर को घुमाता है, ठीक। अब ये पॉइंटर यदि इनफाइनाइट मान को दर्शाएगा, तो इनफाइनाइट मान का मतलब कि प्रतिरोध क्या है? हमारा बहुत हाई है, और जब प्रतिरोध हमारा हाई होता है तो परिपथ क्या होता है? खुला होता है, ठीक है। फिर यदि ये इनको
दर्शाएगा। तो 0 मान में परिपथ क्या होता है? ओपन। 0 मान में परिपथ क्या हो जाता है? शॉर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये 2 कंडीशन होती हैं शॉर्ट और ओपन के लिखने की। ठीक है, फिर ये अपने रेजिस्टेंस के अधिकतम मान मेगा ओम की रेंज वाले प्रतिरोध को दर्शाता है। इसमें किसी तरह की एक्स्ट्रा कंट्रोलिंग नहीं होती, जो कंट्रोलिंग होती है वो कॉइल के द्वारा दी जाती है। एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, तो ये होता है हमारा क्या, एक मैगर का की कहानी। ठीक, अब हम दूसरी बात करते हैं। दूसरा जो यंत्र है हमारे पास उसे है पावर फैक्टर मीटर। क्या है? पावर फैक्टर मीटर। तो पावर फैक्टर मीटर में देखिए एक्चुअली होता क्या है, इससे हम पावर फैक्टर ज्ञात करते हैं। किसी भी परिपथ का पावर फैक्टर ज्ञात करते हैं। पावर फैक्टर मतलब कि उस लोड का नेचर। पावर फैक्टर का मतलब कि लोड का नेचर कैसा है। ठीक है, रजिस्टिव है, इंडक्टिव है, कैपेसिटिव है। ठीक है, इसी के आधार पर हमारा पावर फैक्टर बनता है। लोड के नेचर के आधार पर ही पावर फैक्टर बनता है। ठीक है, तो पावर फैक्टर जनरली आपका देखिए, एक तो इकाई होता है, एक क्या होता है? इकाई होता है, एक पश्चगामी होता है और एक अग्रगामी होता है। ठीक, इकाई, पश्चगामी और अग्रगामी। इकाई कब मिलता है? जब आपका लोड क्या होता है? प्रतिरोधक होता है। लोड क्या हो? प्रतिरोधक हो, तो पावर फैक्टर इकाई मिलेगा। जब लोड आपका क्या हो? प्रेरकी हो, तो पावर फैक्टर क्या मिलेगा? पश्चगामी मिलेगा। और जब आपका प्रतिरोध क्या हो? कैपेसिटिव हो, तो पावर फैक्टर क्या मिलता है? अग्रगामी मिलता है। ठीक है, तो ये कहानी तो आप पीछे पढ़ के आए हो, कोई दिक्कत नहीं। अब हम जानते हैं कि जो पावर होती है वो क्या होती है? वोल्टेज, करंट और दोनों के बीच के कोण की कोज्या। ठीक है, यानी कॉस फाई। ठीक है, वोल्टेज, करंट और करंट के बीच के कोण की कोज्या यानी कॉस फाई। इन तीनों का सम क्या होता है? पावर। किसमें? एसी। ठीक है, डीसी में तो कोई ज़रूरत ही नहीं, डीसी में पावर फैक्टर की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ, डीसी में क्या होता है? पावर फैक्टर 0। ठीक है, क्यों? क्योंकि डीसी में आपका ये और ये प्रेरक जो चौक होती है और कैपेसिटर सी जो होता है वो दोनों काम नहीं करते, उनमें फ्रीक्वेंसी क्या होती है? 0 होती है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं? पश्चगामी होते हैं। ये डीसी में होते नहीं, केवल वहाँ पे प्रतिरोधी काम करता है, प्रतिरोधी पावर लॉस के लिए जिम्मेदार होता है, तो वहाँ पे हम पावर फैक्टर को 0 मान के चलते हैं। ठीक, तो पावर क्या होती है हमारी? पी आई कॉस फाई सिंगल फेज पावर है। तो यहाँ से अगर हम कॉस फाई निकालना चाहें तो P बटे डी आई है। ठीक है, अब कॉस फाई बराबर P बटे √3 वी आई। ये √3 क्या है? 3 फेज की लाइन पावर। 3 फेज की क्या होती है? लाइन पावर होती है। अब इससे क्या करते हैं हम? पावर फैक्टर मीटर से पावर फैक्टर को नापते हैं। ठीक है, और इसमें करंट कॉइल वही है, ये मैं डायग्राम बनाया। इसमें एक स्केल होती है, स्केल के बीचों बीच 1 होता है। 1 यानी यूनिटी। क्या? यूनिटी। ठीक, और स्केल के इधर वाला सेक्शन हमारा क्या होता है? लीडिंग को दिखाता है, और इधर वाला जो सेक्शन होता है वो किसको दिखाता है? लैगिंग को दिखाता है। ठीक है, इधर वाला सेक्शन लीडिंग यानी अग्रगामी, और ये वाला सेक्शन किसको दिखाता है? पश्चगामी। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं? करंट कॉइल और प्रेशर कॉइल। करंट कॉइल, प्रेशर कॉइल। करंट कॉइल को हम 2 हिस्सों में तोड़ देते हैं, CC1 और CC2। करंट कॉइल के एक करंट कॉइल को हम 2 हिस्सों में तोड़ लेते हैं, एक CC1 और CC2। करंट कॉइल 1, करंट कॉइल 2। इसी तरह हम प्रेशर कॉइल को भी 2 हिस्सों में तोड़ देते हैं, PC1 और PC2। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि
केवल आपको यही एक मीटर ऐसा है, पावर फैक्टर मीटर ही, जिसमें प्रेशर कॉइल को भी दो भागों में तोड़ा गया है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा कि पावर फैक्टर में करंट कॉइल और प्रेशर कॉइल दोनों को दो हिस्सों में तोड़ते हैं। ठीक है, अभी तक जो मीटर पढ़ते थे उसमें हम केवल करंट कॉइल को ही तोड़ते थे, प्रेशर कॉइल को नहीं तोड़ते थे। इस मीटर में हम दोनों को तोड़ दिए। ठीक, ऐसा कर क्यों रहे हैं, आगे चलते हैं। तो करंट कॉइल को दो हिस्सों में CC1 और CC2 में तोड़ा, प्रेशर कॉइल को दो हिस्सों में PC1 और PC2 में जोड़ा। ठीक है, अब दोनों कॉइल को क्या करते हैं, एक दूसरे से 90 डिग्री के अंतर पर स्थापित कर देते हैं और PC1 से एक प्रतिरोध R1 और PC2 से एक इंडक्टर L, यानी इंडक्टर कहें या चौक कहें, L को जोड़ के सप्लाई और लोड से जोड़ देते हैं। ठीक है, तो वही कहानी जो आपकी करंट कॉइल होती है, करंट कॉइल लोड के श्रेणी क्रम में जुड़ती है। देख लीजिए, ये आपकी करंट कॉइल है, करंट कॉइल कहाँ जुड़ी है, लोड के डायरेक्ट श्रेणी क्रम में जुड़ी है। मतलब यहाँ से जो लोड धारा आएगी वो लोड धारा सीधे कहाँ जाएगी, करंट कॉइल में जाएगी। यानी करंट कॉइल का जो टॉर्क होगा वो टॉर्क किसके, लोड धारा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। क्लियर है पूरी बात, हर इंस्ट्रूमेंट में यही कहानी हो रही है। ठीक है, फिर दूसरी चीज़ है इधर हमारी प्रेशर कॉइल। तो प्रेशर कॉइल कहाँ पे जुड़ी है, प्रेशर कॉइल को दो भागों में विभाजित किया है और विभाजित करने के साथ साथ किससे जोड़ा है, लोड के समांतर क्रम में। ये देखिए यहाँ से आपका ये जुड़ा और एक लोड के समांतर क्रम में कहाँ पे जोड़ा है, ये इसको लोड के समांतर क्रम में सप्लाई से जोड़ा है। ठीक है, इससे जोड़ा है, सप्लाई से जोड़ा है। ठीक, यहाँ से तो इसमें जो टॉर्क आएगा वो किसके कारण आएगा, सप्लाई वोल्टेज के कारण। अब प्रेशर कॉइल और करंट कॉइल दोनों के इंटरेक्शन से क्या होगा, एक टॉर्क बनेगा जिसे हम कहेंगे डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, TD। ठीक है, और ये TD किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, VS और IL के। ठीक, तो VS और IL क्या होता है हमारा, पावर P इंटू कॉस फाई। ठीक है, तो ये कॉस फाई क्या है, ये तो मतलब है ही। तो ये जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पावर होगा। ठीक, तो इनके इंस्ट्रक्शन से ये क्या है, पॉइंटर आपका स्केल पे मूव करेगा। अब यदि आपका लोड रेजिस्टिव होगा तो पावर फैक्टर कैसा दिखाएगा, वो यूनिटी, मतलब आपका पॉइंटर सीधे 1 पे दिखाएगा, 1 पे रहेगा। यदि आपका पावर फैक्टर प्रेरकी होगा तो कैसे दिखाएगा पॉइंटर, वो लैगिंग तरफ झुका रहेगा, मतलब इधर तरफ रहेगा। ठीक, और यदि पावर फैक्टर लीडिंग होगा तो ये किधर झुका रहेगा, इस साइड झुका रहेगा। ठीक है, तो ये जो दिखाए जा रहे हैं यहाँ पे क्या दिखाया जा रहा है, उसके मान को दिखाया जा रहा है। ठीक है, कि 1 है, ठीक, 0 से लेके 1, ये रीडिंग हमारी कहाँ से 0 से लेके 1 तक रहती है, इधर 0 से लेके 1 तक रहता है। कॉस का मान क्या, 0 से 1 के बीच में रहता है। ठीक है, तो यदि हमारा लोड जो है, लोड प्रेरकी होगा तो ये किसको दिखाएगा, यूनिटी को दिखाएगा। और अगर ये किसका प्रतिरोध, ये लोड हमारा प्रतिरोधक होगा तो ये पावर फैक्टर क्या होगा, यूनिटी होगा। ठीक है, यदि लोड प्रेरकी होगा, जैसे यहाँ पे हमने L लगाया है, तो ये L जब ये कॉइल इससे जुड़ेगी तो ये यूनिटी को दिखाएगा, लेकिन जब ये कॉइल इससे जुड़ेगी तो ये किसको दिखाएगा, लैगिंग को दिखाएगा। लेकिन अगर यहीं पे हम C लगा देते, कैपेसिटर लगा देते, तो ये किसको दिखाता, लीडिंग को दिखाता। तो ये होती है हमारे पावर फैक्टर की कहानी। ठीक है, तो ज़्यादा दिमाग में लगाना, सिर्फ इतना याद रखना है कि पावर फैक्टर को नापता है, इसमें करंट कॉइल होती है, करंट कॉइल को दो भागों में तोड़ देते हैं। ठीक है, और लोड के श्रेणी क्रम में लगाते हैं। लोड के श्रेणी क्रम में लगाने से जो टॉर्क आता है इसमें, वो लोड करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक, फिर दूसरी इसके लंबवत यानी 90 डिग्री में एक प्रेशर कॉइल होती है। प्रेशर कॉइल को दो भागों में विभाजित कर लोड के समांतर क्रम में लगा देते हैं। लोड के समांतर क्रम में लगाने से इस प्रेशर कॉइल में जो टॉर्क आता है वो सप्लाई वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है। ठीक है,
तो ओवरऑल जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होता है वो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक, जो कि पॉइंटर को स्केल पे घुमाता है। यदि आपका लोड प्रतिरोधक होगा तो पावर फैक्टर यूनिटी दिखाएगा, ठीक है, 1 पे रहेगा बीचों बीच। यदि लोड प्रेरकी होगा तो पावर फैक्टर लैगिंग तरफ झुके रहेगा, लैगिंग दिखाएगा, ठीक है। और यदि पावर फैक्टर कैपेसिटिव होगा तो क्या दिखाएगा, लीडिंग दिखाएगा। तो ये होता है हमारा क्या, पावर फैक्टर की कहानी, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं अपना एक अलग और मीटर की तरफ, जो कि होता है हमारा क्या, हॉट वायर मीटर। क्या होता है, हॉट वायर मीटर, ठीक है, हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट। तो हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट में देखिए क्या होता है, हॉट वायर मतलब सीधे उसके नाम से ही पता चल रहा है कि वायर, कोई आपके पास वायर है और वायर को हॉट करिए, वायर को क्या करना है, गर्म करना है। तो वायर को गर्म करने से उस यंत्र में जो भी डिफ्लेक्शन वगैरह आएगा तो उसी डिफ्लेक्शन को क्या करना है, मेजर करना है, ठीक है। इसीलिए इसका नाम पड़ा है क्या, हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट, ठीक। अब इसमें होता क्या है, इसमें कुछ नहीं होता, इसमें केवल हम एक वायर लेते हैं और ये वायर किसकी होती है, एक स्पेशल मटेरियल जिसे हम बोलते हैं प्लेटिनम इरिडियम वायर। क्या बोली जाती है, ये प्लेटिनम इरिडियम वायर। क्वेश्चन पूछते हैं हार्डवेयर इंस्ट्रूमेंट में वायर बनी होती है, तो वायर किसकी बनती है, प्लेटिनम इरिडियम वायर, ठीक। फिर दूसरी चीज प्लेटिनम इरिडियम वायर की होती है। इस प्लेटिनम इरिडियम वायर में एक हम पॉइंटर में लगा देते हैं और पॉइंटर की दूसरी तरफ डैम्पिंग मैग्नेट लगा देते हैं, ठीक है। इसमें एक वायर लिया प्लेटिनम इरिडियम की, और प्लेटिनम इरिडियम की वायर को लेके दूसरी तरफ हम क्या करते हैं, डैम्पिंग मैग्नेट या स्थायी परमानेंट मैग्नेट लगा देते हैं, ठीक है। अब होता क्या है कि इसको पॉइंटर स्केल है ये, और इसको एक खोल में बंद कर देते हैं। खोल में बंद करने के बाद जब वायर में आप धारा को प्रवाहित करेंगे, जब ये वायर में धारा प्रवाहित होगी तो धारा प्रवाह से यहाँ पे ऊष्मा उत्पन्न होगी, ऊष्मा H बराबर I/RMS स्क्वायर R। भाई इसका कुछ प्रतिरोध होगा, तो उस प्रतिरोध के कारण इसमें क्या होगी, धारा प्रवाह के कारण ऊष्मा उत्पन्न होगी, यानी ऊष्मा जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके जा रही है, I/RMS की स्क्वायर की, ठीक है। तो इसमें धारा प्रवाह से ऊष्मा उत्पन्न होगी, ठीक। और ऊष्मा के आने से ये क्या होगा, इसकी लंबाई में प्रसार होगा। भाई ऊष्मा आएगी, ऊष्मा से गर्म होगी, गर्म होने से लंबाई क्या होगी, इसकी लंबाई बढ़ेगी, ठीक है। तो जहाँ से आप देख रहे हैं कि इसकी लंबाई जब बढ़ती है तो इसकी लंबाई के बढ़ने और घटने से लंबाई में जो प्रसार मतलब फैलाव होता है, बढ़ने और घटने से ये पॉइंटर क्या करता है, स्केल पे मूव करता है, ठीक है। तो यहाँ हमने कहा कि जो आपकी धारा है वो धारा क्या है, जो यहाँ पे डिफ्लेक्टिंग टॉर्क आएगा, विक्षेपक टॉर्क आएगा, वो किसके, हीट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, हीट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अनुपातिक है। और ये हीट क्या है, I स्क्वायर RMS के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और I स्क्वायर RMS क्या है, डायरेक्टली लेंथ के प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि जितना ज़्यादा आप उसमें धारा को बढ़ाएंगे उसकी लंबाई में उतना ही ज़्यादा प्रसार होगा, धारा को जितना बढ़ाएंगे उसकी लंबाई में उतना ही ज़्यादा क्या होगा, प्रसार होगा। और धारा को जितना कम करेंगे उसकी लंबाई में उतना ही क्या होगा, कमी आएगी, मतलब वो सिकुड़ेगी, ठीक है। तो एक्चुअली में होता क्या है कि ये जो यहाँ पर डिफ्लेक्टिंग टॉर्क आता है, ये डिफ्लेक्टिंग टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है किसके, I/RMS की, ठीक है। किसके, I/RMS मतलब RMS जो होता है वो लोड मीन, हम ये सब पीछे पढ़ के आ चुके हैं, मीन स्क्वायर वैल्यू, ठीक, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होती है, ठीक। तो I/RMS का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो ये जो धारा होगी वही डिफ्लेक्टिंग टॉर्क उत्पन्न करेगी।
और इस डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की वजह से आपका ये पॉइंटर स्केल पे मूव करेगा, घूमेगा। ठीक, तो इसमें कुछ पॉइंट देख लेते हैं। यह धारा के आरएमएस मान को नापता है। अब ये पूछता है कि हॉट वायर यंत्र किस तरह के मान को दर्शाता है, तो धारा के आरएमएस मान को दर्शाता है। ठीक है, किसके मान को? धारा के आरएमएस मान को दर्शाता है। फिर डैम्पिंग, परमानेंट मैग्नेट लगा। जहाँ पे परमानेंट मैग्नेट होता है आपको पता है क्या उसमें डैम्पिंग आएगी? एडी करंट डैम्पिंग आएगी। ठीक है, परमानेंट मैग्नेट लगा यानी एडी करंट डैम्पिंग आना। फिर दूसरी चीज़, ये हाई फ्रिक्वेंसी के लिए उपयोग करते हैं इसको, इस प्रकार के यंत्र को हाई फ्रिक्वेंसी वाले के लिए उपयोग करते हैं, जहाँ फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होती है। ज़्यादा फ्रिक्वेंसी वाले यंत्रों में हम क्या करते हैं? हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट का उपयोग करते हैं। ठीक है, इसमें पावर लॉस अधिक होता है। भाई ये वायर है मतलब प्रतिरोध है मतलब हीट की हानि होगी, हीट की हानि यानी पावर की हानि। ठीक है, तो पावर लॉस क्या होता है? अधिक होता है। फिर इसकी यथार्थता क्या होती है? यथार्थता मतलब एक्यूरेसी कम होती है, मतलब इसे आप जो मान लेंगे तो उसमें शुद्धता बहुत कम होती है। ठीक है, एरर उसमें ज़्यादा होती है, तो यही कहेंगे कि इसकी यथार्थता कम होती है। फिर इसको एमीटर के रूप में उपयोग कर सकते हैं, लेकिन वोल्ट मीटर के रूप में उपयोग नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसमें जो करंट कॉइल होती है वो ज़्यादा होती है, करंट जो होती है वायर में ज़्यादा प्रवाहित होती है, तो हम इसका एमीटर के रूप में तो उपयोग कर सकते हैं, लेकिन वोल्टेज के रूप में इसका उपयोग नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ हार्डवायर इंस्ट्रूमेंट के पॉइंट। तो याद करने वाले पॉइंट, आपको याद रखने वाले पॉइंट कि जो वायर होती है प्लेटिनम इरिडियम की होती है, डैम्पिंग जो होती है वो एडी करंट डैम्पिंग होती है, पावर लॉस ज़्यादा होता है, एक्यूरेसी कम होती है, एमीटर के रूप में उपयोग कर सकते हैं लेकिन वोल्ट मीटर के रूप में उपयोग नहीं कर सकते। इसमें जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क आता है वो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क हीट के प्रोपोर्शनल होता है, और हीट जो होती है वो धारा के IRMS के प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, तो जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होता है वो हमारा किसके? धारा के प्रोपोर्शनल हो जाता है। ठीक है, तो इतनी सी चीज़ें याद रखना है, और ये धारा के IRMS मान को नापता है। ठीक है, तो ये था हमारा हॉट वायर यंत्र। तो आज हमने 3 तरह के इंस्ट्रूमेंट देखे, एक मैगर देखा, एक हमने पावर फैक्टर देखा, और एक हॉट वायर देखा। ठीक है, तो अब इन तीनों यंत्रों को पढ़िएगा, एक बार अपने स्टडी बुक से एक बार अध्ययन कर लीजिएगा, उसको रीडिंग कर लीजिएगा, और जो हमने समझाया है उसे समझने की कोशिश करिएगा। अगर समझ में नहीं आए तो ग्रुप में को मैसेज करिएगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर को हम अपने यहीं पे एक ही पार्ट में बना रहे हैं। ठीक है, और यहीं पे एंड करते हैं। ठीक, एक लेक्चर हमारा और लगेगा इस चैप्टर को ख़त्म करने के लिए, तो इस चैप्टर को हम कल ख़त्म करेंगे, जिसमें हम थर्मोकपल और छोटी मोटी जो चीज़ें बचेंगी उनको कर लेंगे। इसके बाद हम कोई अपना दूसरा चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।